हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया सिंह आप सबके लिए एक और कहानी के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी रिश्ते। अरे रमन, तू आ गया। हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे। रमन घर के बाहर कार पार्क करके बरामदे में आया ही था कि देखा माँ बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार खड़े थे। इतने में एक कैब भी आ गई। आप लोग कहीं जा रहे हो? रमन ने पूछा। हाँ, हम छोटे के पास जा रहे हैं। यहाँ तो बहू से हमारा काम नहीं होता। कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी उसकी सेवा चाकरी करेंगे? इसलिए सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चले जाएं। वैसे भी छोटी बहू कब से कह रही है वहां आने के लिए। अच्छा, सुनंदा तो घर पर ही है ना? नहीं नहीं, उसके ससुराल वाले कब से फोन कर रहे हैं, तो वह भी अपने ससुराल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। रमन एक टक अपने माता पिता को देखते रह गया, कुछ बोला नहीं। माँ बाबूजी ने शायद पहले ही कैब बुला ली थी, इसलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और कैब में रखवा रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली माँ ने आज बैग उठा लिया। देखकर रमन हैरान था। जितनी फुर्ती से बाबूजी कैब में बैठे थे, लगा ही नहीं कि कभी उनके घुटनों में दर्द रहा होगा। और सुनंदा बहन, जिसने अपने ससुराल में हमेशा कमी नजर आती है और पिछले 2 महीने में ससुराल जाने को तैयार नहीं थी, वह भी आज अपने ससुराल रवाना हो गई। कुछ देर रमन वहीं खड़ा रहा, अपनों के एहसान फरामोशी को देखते हुए। थोड़ी देर वह खड़ा रहने के बाद अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब तरफ सामान फैला पड़ा था। 3 साल का चिन्मय शायद सुबह से नहाया नहीं था, पूरा गंदा हो रखा था। और 5 साल की वाणी बाल पूरी तरह से उलझे हुए और कपड़े भी गंदे पहने हुए थी। बेचारी दूध ब्रेड से भी अपना और अपने भाई का पेट भर रही थी। ब्रेड सेकना तो क्या आता होगा, इसीलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डुबो डुबो कर दोनों भाई बहन खा रहे थे। उसमें भी बर्तनों का कोई पता नहीं। दूध की भगोनी ही लेकर बैठे हुए थे, जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ उसी में ब्रेड लेकर खा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि माँ बाबूजी और सुनंदा ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। अंदर अपने कमरे में गया तो देखा शोभना पलंग पर लेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। रमन को देख अपने आंसू साफ किए। तुमने कुछ खाया या नहीं? रमन का यह सवाल सुनते ही शोभना जोर जोर से रोने लगी। रमन जानता था उसने कुछ नहीं खाया होगा। माता पिता और बहन ने कुछ बना कर दिया नहीं होगा, और फोन से ऑर्डर कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका मोबाइल तो खुद रमन ने तोड़ दिया था। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो सबकी सेवा की हमेशा, बदले में यह सिला मिला। मेरा पैर क्या फ्रैक्चर हुआ, सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही उन लोगों को तवज्जो सबसे ज्यादा दी थी, तुम लोगों से भी ऊपर। हमेशा उनकी बात मानी। तुम्हें भी जबरदस्ती हर बात को मानने पर मजबूर किया, पर जब आज मेरे परिवार को उनकी ज़रूरत थी कि वो लोग मुझे छोड़कर छोटे के पास चले गए। रमन ने शोभना के आंसू पोंछते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बस तुम हिम्मत बनाए रखना, ठीक है? रमन ने शोभना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा। ठीक है, शोभना ने भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा। मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ खाने के लिए। जब तक खाना आता है तब तक मैं बच्चों को थोड़ा तैयार कर देता हूँ। उसने फ़ोन पर खाना ऑर्डर किया और बच्चों को बुला उनके हाथ पैर धुलाकर ढंग से कपड़े पहनाए। पापा के हाथों तैयार होते हुए दोनों बहुत खुश थे। अपनी मम्मी को बार बार दिखाने आ रहे थे कि देखो पापा हमें तैयार कर रहे हैं। मम्मा देखो पापा ने मेरी चोटी बनाई। नन्हा चिन्मय ज़्यादा बोल नहीं पाता, सिर्फ अपनी ड्रेस पर हाथ रखकर इतना ही बोलता, पापा, मम्मा पापा। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर शोभना को याद आया वो दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। रमन घर का बड़ा बेटा, सास ससुर देवर प्रवीण और एक शादीशुदा ननद सुनंदा थी।
जो अपने ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा दिखती थी। बेटे से पहले बेटी का विवाह किया गया था। रमन अपने माता पिता और परिवार को बहुत मानता था। अपनी इच्छा और खुशियों के ऊपर अपने परिवार को रखता था। इसलिए शोभना के लिए कई तरह के नियम और कानून थे। ननद जहाँ हर 10 दिन बाद अपने मायके आकर बैठ जाती थी और महीनों वहाँ से उठकर नहीं जाती थी, वही शोभना के लिए उसके मायके जाना ना के बराबर ही था। सुबह आओ और शाम को आ जाओ, सुबह जाओ और शाम को आ जाओ। घर का सारा काम शोभना को अकेले ही करना पड़ता था। शोभना का पूरा दिन घर में काम करते हुए ही बीत जाता। रमन और शोभना अगर कहीं घूमने जाते तो पहले सुनंदा और सास ससुर जाने को तैयार होते, और अगर नहीं गए तो पहले सबका खाना तैयार करके जाना पड़ता। शादी से पहले शोभना जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद अब उसे जॉब छोड़ना पड़ा। रमन के अनुसार माता पिता की सेवा करना उसका फर्ज था। सुबह से शाम मशीन बनी शोभना अकेले काम करती और बाकी सब फरमाइश करते रहते थे। एक दो बार नौकर रखने के लिए कहा तो रमन ने मना कर दिया, क्योंकि सास ससुर को नौकर चाकर का काम पसंद नहीं आता था, इसीलिए नौकर भी नहीं रखने देते। जब बाणी हुई तब प्रवीण की भी शादी हो चुकी थी। देवरानी निशा ने आकर सब संभाल लिया था, पर सास ससुर और ननद का रवैया वही रहा। नेक लेने में सभी आगे आ जाते, पर काम करने के मामले में सब पीछे हो जाते। जब प्रवीण निशा दूसरे शहर शिफ्ट हुए तब तक कुछ दिन सास ससुर उसके साथ भी रहे, पर निशा के घर में नौकर काम करते थे और उनसे जितना होता वह उतना ही काम करती थी। इसीलिए सारी फरमाइशें वहाँ नहीं चलती, तो सास ससुर शोभना के पास रहना ही पसंद करते, क्योंकि वो जानते थे यहाँ रमन के रहते शोभना की मनमर्जी नहीं चल सकती। अभी सप्ताह भर पहले ही अचानक बारिश का मौसम हो गया तो सुनंदा ने उसे आवाज़ लगाई, भाभी बाहर बारिश का मौसम हो गया है, फटाफट से कपड़े ले आओ। रसोई में पकौड़ी तलते हुए शोभना शायद फ़ोन पर ही बात कर रही थी, इसलिए उसने सुनंदा से कहा, दीदी मैं पकौड़े तल रही हूँ, आज कपड़े आप ले आओ प्लीज़। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते सुनंदा कपड़े लेकर आएगी, सासू माँ चिल्लाई। उनकी आवाज़ सुनकर रमन बाहर आ गया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देख तेरी पत्नी को काम चोर होती जा रही है, सुनंदा से काम करवा रही है। अब हम भारी होते जा रहे हैं इस पर। नहीं होती है सेवा तो बोल दे, हम छोटे के पास चले जाएंगे। ऐसा कैसे कह रही हो माँ, मैं अभी समझाता हूँ। शोभना शोभना लगभग चिल्लाते हुए ही रमन रसोई में गया और शोभा के मोबाइल को फेंकते हुए जोर से शोभना को डांटने लगा। रमन ने डांट लगाई है तो अपने हाथ धोकर रसोई में काम करती हुई शोभना को ही छत पर भागना पड़ा। कपड़े उतार कर लाते समय रास्ते में पैर फिसला और सीढ़ी से नीचे गिर गई और पैर फ्रैक्चर हो गया। शोभना की चीखने की आवाज़ सुनकर रमन दौड़ता हुआ आया, उसे गोद में उठा, फटाफट कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया, जहां उसके दाहिने पैर में मेजर फ्रैक्चर आ गया, जिसे ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 4-5 दिन तो शोभना हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद रमन उसे घर लेकर आया तो असली परेशानी तो अब शुरू हुई। सास ससुर ने निशा को फ़ोन कर दिया कि वह आकर यहाँ संभाल ले, पर निशा जानती थी कि वो शोभना की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा करने के लिए बुला रहे हैं। वह जानती थी कि अगर वह आने से मना कर देगी तो वो लोग खुद से यहाँ आ जाएंगे, और यही मौका है रमन की आंखों पर से अपने माता पिता और बहन के नाम की पट्टी हटाने का। नहीं तो बेचारी शोभना जिंदगी भर परेशान होती रहेगी। मौका देखकर उसने अपने कमान में से तीर छोड़ा। बाबूजी मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। शाम को तो माँ और सुनंदा ने जैसे तैसे खाना बना दिया, लेकिन दूसरे दिन रमन ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टी के लिए कहने गया। तब वापस लौटा तो देखा माँ बाबूजी घर से छोटे के पास जाने को रवाना हो रहे थे। इतने में खाना आ गया तो रमन खाना लेकर कमरे में आ गया। चलो बेटा, आज पापा तुम लोगों को खाना परोसेंगे, यहाँ जल्दी से आ जाओ। रमन की आवाज़ सुनकर बच्चे कमरे में आ गए और शोभना के पास जाकर बैठ गए। आज पहली बार रमन, शोभना, बाड़ी और चिन्मय ने साथ में खाना खाया।
थोड़ी देर बाद रमन ने के फ़ोन पर शोभना के लिए निशा का फ़ोन आ गया। माफ़ करना भाभी, मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन अब कम से कम भैया की आंखों पर अपने परिवार के नाम की जो पट्टी बंधी थी वह हट गई होगी। वैसे फ़िक्र मत करो, मैंने एजेंसीज में बात कर ली है। कल वो लोग मेड भिजवा देंगे घर पर। भैया से कहिएगा सब संभाल लेंगे। थैंक यू निशा। अरे आप मेरी बड़ी बहन हैं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। साल का अंत चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है भाभी, इस साल के अंत में भैया को समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनके लिए अपनों का मन नहीं मरना चाहिए, कहकर निशा ने फ़ोन रख दिया। दोस्तों, आज की यही सच्चाई है, आप माने या ना माने। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।